सबसे पहले टीचर ये पूछ रहे हैं, वेवलेंथ रेंज, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल रीजन, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल रीजन। कौन बच्चा अपने टीचर को ये बताएगा? शाबाश। वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल रीजन, एनीबॉडी? 10th C, settle down. Anybody from 10th A, from 10th B, from 10th C? No one. So बेटे देखो, अब मैं ये बताना चाहूंगा इसके बारे में। लिसन वेरी अटेंटिव। हमारे पास गॉड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सारों का एक सेट दिया है। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जितना भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सेट है ये दिया हुआ है। इसमें एक्स रेज भी हैं, गामा रेज भी हैं, विजिबल रीजन भी है, हीट रेडिएशंस भी हैं, यूवी रेडिएशंस भी हैं, सब हैं। लेकिन इसमें से कुछ सिलेक्टेड पोर्शन भगवान जी ने हमें एबिलिटी दी है कि हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं। डेल्टा लैम्डा विजिबल, सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज ही ह्यूमन आई देख सकती है। उसके बाहर की जो रेंज है वो नहीं देख सकते हम। जितना भी ये पर्टिकुलर रेंज देख सकते हैं हम उसको विजिबल रीजन बोलते हैं। और ये विजिबल रीजन का जो वेवलेंथ रेंज है बेटे, याद रखना सभी बच्चों ने, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहां टीचर ने एक यूनिट लिखा है ए के ऊपर, ये गोल सा, इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम, ANGSTR। और 1 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मच? 10⁻⁻10 मीटर। बहुत थोड़ा है। और वेवलेंथ होता क्या है बेटे? देखो, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ऊपर वाला क्रस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ। एक वेवलेंथ के लिए कितना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये वेवलेंथ कम से कम इतना होगा तो हमारे इंसान की आंख को दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा इतना होएगा तो दिखता रहेगा। अगर कोई बच्चा मेरे से बोले सर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ इतनी हो, 3799 एंगस्ट्रॉम, क्या वो इंसान को नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी, नॉट विजिबल। ग्रेट ऑलमाइटी ने हमें वो परमिशन ही नहीं दी कि वो हमें दिख सके। कोई बच्चा बोले सर वेवलेंथ इतनी हो, 7601 एंगस्ट्रॉम, क्या वो इंसान की आंख को नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि ये दोनों विजिबल रीजन से बाहर होगी, ये लैम्डा भी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लैम्डा। सभी बच्चे इस वैल्यू को याद रखें, राइट? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में तो आप नहीं जवाब दे पाए, देखते हैं कितने जवाब दे पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप नहीं जवाब दे पाए। सेकंड क्वेश्चन देखिए कौन बच्चा जवाब देता है। इन दोनों में से ये जो रेंज के किनारे लिखे हैं, वेदर आई शुड राइट इट फ्रॉम वायलेट टू रेड और रेड टू वायलेट, किस चीज में? क्या ये वायलेट से रेड की तरफ है ये रेंज, इधर से इधर जाते हुए,
क्या ये रेड से वायलेट की तरफ है? कौन बच्चा बताएगा? एनीबॉडी? वायलेट टू रेड। शाबाश। तो ये चीज जो है, विबग्योर विजिबल रीजन में कौन से 7 कलर आते हैं? ये वाले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। राइट। अब हम विबग्योर रीजन के बारे में कुछ एडिशनल बात डिस्कस करते हैं। देखो, ध्यान से देखना सभी बच्चे, बहुत अच्छी बातें पता लगेंगी। देखो, VIBGYOR, टीचर ने ये लिख दिया, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से कोई भी कलर की लाइट हो, whenever I ask you what is its velocity in air, तो आप मैंने बोलना है सर इतनी। velocity of any colored light in vacuum or in air इतनी होती है। लैम्बडा का सिंबल क्या बताया था टीचर ने? ये वेवलेंथ। लैम्बडा होता है वेवलेंथ, और वेलोसिटी होगी ये। इसमें इसमें और ये तीसरा सिंबल जो टीचर लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इन तीनों में ये रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। मान लीजिए मैं आपको किसी पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ दे दूं, आप सी की वैल्यू यहां पुट करोगे, तो आप मेरे को फ्रीक्वेंसी निकाल के दे सकते हो। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। वेवलेंथ को जब भी पुट करना है, मीटर्स में पुट करना, और नेचुरली वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होगी। अब ध्यान से सुनना जरा, जो मैं खास बात बताने लगा। मेमोरी टूल, गौर से देखो, लैम्बडा का सिंबल ऐसे है, उससे रलता मिलता सिंबल, लैम्बडा से रलता मिलता सिंबल ये पड़ा। जिधर को लैम्बडा से रलता मिलता सिंबल हो, उधर को वेवलेंथ इंक्रीज करती है। वेवलेंथ इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था कि सर 3800 से लेकर 7600 तक आपने जब जाना है, लैम्बडा की जो रेंज बना रही है एंगस्ट्रॉम में, वो आपकी वायलेट टू रेड रीजन ही होती है। डेल्टा लैम्बडा, डेल्टा मीन्स रेंज, विजिबल रीजन। दूसरी बात और सुनो बेटे, ये जो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, इसको न्यू से बोलते हैं, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, NU। ये लैम्बडा होता है। न्यू से रलता मिलता सिंबल, ये देखो इधर पड़ा है, न्यू से रलता मिलता सिंबल, ये देखो, न्यू से रलता मिलता सिंबल ये वायलेट का है। इसका मतलब याद रखना, जिधर को न्यू से रलता मिलता सिंबल हो, उधर को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। गॉट इट? मेमोरी टू, फ्रीक्वेंसी किधर को इंक्रीज करती है? रेड्स टू वायलेट गोइंग। वेवलेंथ किधर को इंक्रीज करती है? वायलेट टू रेड गोइंग। देखा जाए तो टीचर ने आपको मेमोरी टूल दे दिया, गलती नहीं लगनी चाहिए। फिर भी आप में किसी एक पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ पता हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और वाइस वर्सा, यूजिंग दिस पर्टिकुलर बॉक्स्ड फार्मूला। अनदर थिंग, और सुनो बच्चे, शाबाश। इनमें से देखो, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए थे, सेकंड का आपने दे दिया, बहुत अच्छे। लेट मी आस्क यू थर्ड क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा कलर है जो ह्यूमन आई के रेटिना के लिए मोस्ट सेंसिटिव है? मोस्ट सेंसिटिव कलर टू द ह्यूमन आई, एनीबॉडी? रेड। रेड नहीं है। तो मोस्ट सेंसिटिव कलर टू द ह्यूमन आई इज ग्रीन और येलो कलर के बीच का कलर होता है, जिसको आप लोग
फ्लोरिसेंट कलर बोलते हो, जिसको आप लोग नियॉन कलर बोलते हो, जिसको हम साइंस के टीचर ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन बोलते हैं। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं बेटे, ये जो नियॉन कलर है ये मोस्ट सेंसिटिव है ह्यूमन आई के लिए। मोस्ट सेंसिटिव का क्या मतलब? ह्यूमन आई, क्या मतलब बेटे इसका? इसका मीनिंग ये है कि इंसान की आंख अगर इस कलर की तरफ ना भी ध्यान दे तो रेटिना उसको कैच करता रहे। इसलिए जो डांसर लोग होते हैं, डांसर लोग, वो बैक साइड पर ब्लैक स्क्रीन लगा के और फ्लोरिसेंट कलर की जैकेट डाल के फिर वो डांस करते हैं, ताकि उनके बॉडी के लिम्स की मूवमेंट अच्छी तरह से दर्शकों को दिख सके। मोस्ट सेंसिटिव, याद रखना बेटे। तो इसका वेवलेंथ तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। 5550 एंगस्ट्रॉम, सभी बच्चे याद रखेंगे। 5550 एंगस्ट्रॉम। एक और बात बतानी है आपको, कभी कभी आपको ये विजिबल रीजन में जो रेंज दी होती है ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में ना देकर एक और पॉपुलर यूनिट है उसमें दी होती है बेटा। वो पॉपुलर यूनिट है, देखो, डेल्टा लैम्डा विजिबल, उसको बोलते हैं नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, जबकि 1 एंगस्ट्रॉम टीचर ने कितना बताया था? 10⁻⁻10 मीटर। अगर नैनोमीटर में रेंज बतानी हो तो आप एक जीरो कम कर दो, 3802 760 नैनोमीटर, ये रेंज होती है। यानी मोस्ट सेंसिटिव कलर का लेमड़ा 555 नैनोमीटर होगा। Got it? नेक्स्ट पॉइंट, तो ये वाला आंसर आप नहीं दे पाए। अब एक और क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास इन 7 कलर्स की टॉर्च है, मेरे पास टॉर्च है, मैंने 7 कलर की टॉर्च को 1 बाय 1 एट ए टाइम 1 ऑन करा, फिर दूसरी टॉर्च ली इंडिगो कलर, फिर ब्लू ली, फिर ग्रीन ली, सारी देखी। आप मेरे को बताओ इनमें से कौन से कलर की लाइट मैक्सिमम दूरी तक जा सकती है? Violet. वायलेट कह रहे हैं बच्चे, तो मैक्सिमम दूरी तक आपने बोला वायलेट, ये आंसर भी आप नहीं दे पाए। सुनो बेटे, मैक्सिमम दूरी तक जो कलर जाता है वो रेड जाता है, क्योंकि रेड कलर, याद रखना, वो लीस्ट स्कैटरिंग है, वो उसकी बीम जाते जाते कम से कम बिखरती है, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी सबसे ज्यादा। कैसे पता लगा? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हुआ है रेल्फ। क्या नाम हुआ बेटे? रेल्फ, RAYLEIGH। रेल्फ साइंटिस्ट ने हमें एक फार्मूला दिया। वो कहता है आप अगर देखना चाहते हो कि कौन से कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, यानी एक टॉर्च को ऑन करा तो उसकी बीम जाते जाते कितनी फैलेगी, तो स्कैटरिंग मैग्नीट्यूड जो होता है ना एक कलर का, वो इसके बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो कम बिखरेगी। अभी टीचर ने ये देखो व्हाइट लाइन, रेड कलर की तरफ जाते हुए वेवलेंथ बढ़ता है, दैट मींस रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम, और ये रेड कलर का बीम या कलर मिनिमम स्कैटरिंग होगा। गॉट इट? अगला पॉइंट देखते हैं और कौन बच्चा बता पाता है। जिस चीज को गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको देखने वाले
दूर से ही इसको देख सके, मैक्सिमम दूरी से बड़ी जल्दी दिख जाए, उस चीज का कौन सा कलर रखती है गवर्नमेंट? सर रेड। शाबाश, इस बार आपने सही जवाब दिया। क्योंकि जो बीम जाते जाते कम बिखरेगी, रेड वाली बीम मिनिमम बिखरती है, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, तो दूर से दिखाई देगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने जब डेंजर वाले कलर दिखाने होते हैं या किसी को चलते चलते रोकना होता है, तो जितने भी सिंबल बनाए हैं रेड कलर से बनाए। जैसे कि ध्यान से सुनो, ट्रैफिक लाइट जब रोकना होता है, ट्रैफिक क्रॉसिंग लाइट, व्हीकल्स को रोकना होता है, तो कौन सा कलर होता है? रेड। और हमारे देश में रेलवे लाइन जब गुजरती है तो सारी जगह पर हम फाटक नहीं लगा सकते, कहीं कहीं लाइन ही लगी होती है, तो लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करते रहते हैं, उधर से ट्रेन आ रही होती है। और सर्दियों में जब मिस्टी एनवायरनमेंट होता है, धुंध होती है, तो रेलवे इंजन दिखता नहीं है, पर गवर्नमेंट ने हर रेलवे इंजन के फ्रंट के ऊपर रेड कलर लगा रखा है, रेड कलर, ताकि धुंध में भी वो इंसान को कुछ ना कुछ दिखाई दे। रेड कलर की रेड लाइट ऑफ रेलवे इंजन, ठीक है। इसके बिना आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, जिनको हाथ लगाने से इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, डेथ हो सकती है करंट लगने से, उसमें गवर्नमेंट ने एक स्कल का, खोपड़ी का निशान बनाया होता है डेंजर शो करने के लिए। वो जो स्कल साइन होता है ना इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर, वो भी रेड कलर का बनाया होता है ऑन इलेक्ट्रिक पोल, ताकि बड़ों को, बच्चों को काशियस किया जा सके दूर से ही, इससे परे से निकलो, टच मत हो जाना, रेनी सीजन में तो बिल्कुल टच मत हो जाना, करेक्ट। इसके बिना कुदरत ने भी इवन फायर का रंग लाल ही रखा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, रेड कलर को डेंजर कलर के लिए, स्टॉप कलर के लिए, काशियस करने के लिए चूज किया गया है, उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से। गॉट इट। अब एक और बात सुनते हैं विज्ञान की। अगर रेड कलर लीस्ट स्कैटरिंग है, तो कौन बच्चा बताएगा मैक्सिमम स्कैटरिंग कलर कौन सा है? वॉयलेट। तो इस इस चीज का आंसर आपने सही दिया, शाबाश। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीन सही दिए, तीन गलत। तो सभी बच्चे कहते हैं सर आपका वायलेट कलर का मैक्सिमम स्कैटरिंग है, बहुत अच्छे। अब मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे, जो टीन इसका फायदा कैसे ले लेते हैं। कुछ टीन ऐसे होते हैं जो हेलमेट के बिना ड्राइव करते हैं, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ लेती है तो चालान होता है। वो क्या करते हैं, जो अपने मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट होता है, ताकि वो नोट ना हो जाए, वो बच्चे इतने शरारती हैं को उसकी बाउंड्री के ऊपर वायलेट, या वायलेट नहीं मिलता तो ब्लू ले लेते हैं, वो वायलेट कलर के ऐसे एलईडी लगा देते हैं, और इसका ऑन ऑफ स्विच रख लेते हैं हैंडल के पास। जैसे उनको लगता है कि हम ट्रैफिक पुलिस सामने खड़ी है और हम हेलमेट लेस हैं, वो वहां से क्रॉस करते हुए इस लाइट को ऑन कर देते हैं। अब यहां से निकलने वाली लाइट बहुत ज्यादा बिखरेगी, तो जो ट्रैफिक पुलिस का कैमरा होता है उसमें ये लाइट ही आती रहती है, ये नंबर आता ही नहीं बाइक का, और वो बच के निकल जाते हैं। और आजकल उसका भी तोड़ निकल गया, ये नहीं है कि आप अप्लाई करो, पर मैंने क्योंकि डिस्कशन वही चल रहा था तो मैंने आपको बताया, आजकल इसका भी तोड़ निकाल लिया पुलिस ने। सो दैट इज वाई वो बेस्ट स्कैटरिंग होने से यहाँ पर लाइट की ऐसे बिखराव आ जाएगा, ग्लेयर आ जाएगी, कैमरा उसके नंबर पढ़ ही नहीं पाता, ठीक है। और जितने भी ये गलत लोग होते हैं टेररिस्ट वगैरह,
वो भी अपने कारों में जब गलत एक्टिविटीज करते हैं यही करते हैं। तो इस तरह से टीचर ने आपको कलरफुल रीजन के ऊपर, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम के ऊपर बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, एक बात और सुनो, मैं आपसे पूछता हूं, चलो बताते देखते हैं कौन बच्चा बताता है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। जब मॉर्निंग का वक्त होता है बेटे या इवनिंग का वक्त होता है, तो हमें जो सन होता है, मॉर्निंग सन या इवनिंग सन, ये दोनों केसेस में हमें सन जो दिखता है वो हमें ऑरेंज रेड मिलता है, ऑरेंज रेड दिखता है। जबकि दोपहर के वक्त सन जो होता है वो व्हाइट दिखता है। कौन बच्चा इसका आंसर बता सकता? एनीबॉडी? देखो एक क्लास में कम से कम 40 बच्चे तो बैठे ही हैं। कौन बोल? कौन बच्चा इसका बताएगा कारण कि वही सन दोपहर के वक्त व्हाइट दिखता है, मॉर्निंग और इवनिंग के वक्त दैट अपीयर्स ऑरेंज रेड? एनीबॉडी हु कैन टेल? सर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो सारों में होएगी, सारे कलर आ रहे हैं। सारे नहीं आ रहे बेटे। सर नून में जो सन होता है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा पास होता है वर्टिकली एंड कंपैरेटिवली मॉर्निंग एंड इवन इवनिंग में से। बिल्कुल गलत। सन की दूरी वही रहती है अर्थ से, सन की वैसी रहती है बेटे दूरी, दोपहर हो चाहे सवेरे हो। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसका जवाब देने की कोशिश करी, अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएटिंग वो भी एक शाबाश वाली बात होती है कि बच्चा माइक से बोल रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है। अब मैं इसको अच्छे से आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अब जब सुनोगे ना तो आपको लगेगा यार आज समझ आया अच्छे से। तो हम इसको मेमोरी में डाल लेते हैं बेटा पहले। बस इसमें से आपने एक पॉइंट पकड़ लेना है कि ये वाला इस फार्मूले को, जो येलो बॉक्स में बंद हो रहा है, इसको बोलते हैं रेल्फ क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग। रेल्फ क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ए कलर। ओके, जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं पता था उनको लिख लेना चाहिए। ओके, अब याद रहे आपका स्कोर क्या है, 3 सही 3 गलत। अब हम इसको मेमोरी में डालते हैं। तो 3 आपके सही हुए अभी तक, 3 गलत हुए, और अभी जो लास्ट में पूछा। यस बेटे। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए प्लीज। सर अगर वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, फिर स्काई का कलर वायलेट क्यों नहीं है? बताता हूँ, वो भी बता दोनों क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटे, पहले सन वाला बात करते हैं। ध्यान से सुनो, ये है हमारा बेटे अर्थ। ध्यान से सुनना, अर्थ का एटमॉस्फेयर वैसे तो सरफेस से 12 किलोमीटर तक होता है, यानी जो हवा वगैरह है वो मैक्सिमम 12 किलोमीटर हाइट तक होती है, उसके बाद सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन उनमें से भी मैक्सिमम हवा जो है वो 8 किलोमीटर तक होती है। तो ये मैंने अर्थ का एटमॉस्फेयर बता दिया, जो बराबर है सारी तरफ, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये एनवायरनमेंट बना रहता है। अब सुनो दोपहर के वक्त क्या होता है। दोपहर के वक्त सन बिल्कुल ऊपर है। ओके, सन यहाँ है, मान लीजिए आप यहां पर रहते हैं, तो सन से आने वाली व्हाइट लाइट, यानी 7 के 7 कलर जो जिसका विबग्योर बना होता है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने पर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, वो उन 7 कलर्स को स्कैटर करने की कोशिश करते हैं। यानी 7 के 7 कलर स्कैटर करते हैं, लेकिन स्कैटर करने के बावजूद
ये डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर आज के आसपास होने पर सारे के सारे कलर स्कैटर करते करते भी ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच ही जाते हैं। जब ये सातों के सातों कलर स्कैटर करते करते इंसान की आंखों में पहुंच जाते हैं तो ह्यूमन आई उसको कलेक्टिवली रिसीव करती है। वो सारे के सारे वापिस मिलके व्हाइट सन दिखाते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग और इवनिंग होती है तो सुनो ध्यान से, मान लीजिए यहां से सन सूरज निकल रहा है, जब सूरज यहां होएगा तब तो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? आप यहां खड़े हो, अर्थ का कर्वेचर बीच में आ गया, वो शायद नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा ऊंचा उठाते हैं, मान लीजिए यहां आ गया सन, सन थोड़ा और राइज करा तो आपको दिखाने लगा। ये मॉर्निंग सन मान लो या इवनिंग सन मान लो। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जब मॉर्निंग या इवनिंग सन है तब लाइट को ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंचने के लिए यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। याद रहे, अर्थ से ये वाला डिस्टेंस सन का ओवरऑल डिस्टेंस लेट्स कॉल इट d1, सन का ओवरऑल डिस्टेंस लेट्स कॉल इट d2। ये दोनों बराबर रहते हैं, d1 इक्वल टू d2। लेकिन सन से आने वाली जो व्हाइट लाइट है जब वर्टिकली टॉप से आती है तो उसको सारे कलर्स को सिर्फ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। लेकिन जब वो ऑब्लिकली एंटर करती है तो बेटे यहां तक तो वो अभी भी व्हाइट ही है। ये देखो सारे कलर आ रहे, यहां जाके उसने स्कैटर होना शुरू हो जाना है क्योंकि अर्थ का एटमोस्फियर हो गया। और मैं बताना चाहूंगा ये जो मैंने येलो लाइन लगाई है ना यहां से यहां तक, ये 21 किलोमीटर होती है। तो अब देखो, अब सातों कलर्स ने 21 किलोमीटर ट्रेवल करके इंसान की आंखों में जाना है, जबकि दोपहर को सिर्फ 8 किलोमीटर कवर करने से जाना है। तो लगभग 3 गुना ज्यादा हो गया। यहां पर जब इतने लंबे रास्ते पर सारे कलर बिखरते हैं तो बिखरते बिखरते, अभी अभी टीचर ने क्या बोला था, स्कैटरिंग मैग्नीट्यूड, स्कैटरिंग मैग्नीट्यूड रेल्फ क्राइटेरिया के मुताबिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, रेल्फ ने बताया। तो रेड कलर और ऑरेंज कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम हुई बेटे, देखो बाकी कलर्स की मिनिमम हुई। जिनकी वेवलेंथ मिनिमम होएगी, कम होएगी, ये वाला सारे सारे येलो से लेकर वायलेट तक, ये सारे सारे बिखरते बिखरते इतने कमजोर हो जाते हैं कि इंसान की आंख तक सक्सेसफुली पहुंच ही नहीं पाते, स्कैटर डाउन। पर फिर भी ये दोनों कलर ऑरेंज और रेड कलर सक्सेसफुली बिखरते बिखरते भी पहुंच ही जाते हैं। इन दोनों की वेवलेंथ मैक्सिमम है, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है उनकी स्कैटरिंग मिनिमम होएगी और वो बीम कंसंट्रेटेड होएगी। तो वो बिखरते बिखरते भी स्कैटर करते भी इंसान की आंख में पहुंच जाते हैं। इसलिए मॉर्निंग का सन इंसान को सक्सेसफुली 2 ही कलर पहुंच पाते हैं, जबकि चलते सातों ही हैं। तो इसलिए मॉर्निंग का जो सन होता है वो ऑरेंज रेड कलर का दिखता है इंसान को। यही बात इवनिंग के वक्त है। इवनिंग के वक्त इधर से कर्वेचर आएगा, देखो तब भी इवनिंग के वक्त भी ये जो टीचर ग्रीन लाइन लगा रहे हैं यहां से यहां तक एटमॉस्फेयर के अंदर, ये भी 21 किलोमीटर के आसपास होती है। जिन बच्चों को अच्छे से समझ आ गया कि मॉर्निंग और इवनिंग सन रेड कलर का क्यों दिखता है और दोपहर का वक्त व्हाइट कलर का क्यों, प्लीज रेज योर हैंड जिनको अच्छे से समझ आए। गुड जॉब। तो बेंट डाउन। तो एक बच्चा हमारी क्लास का अच्छा बच्चा लग रहा था मेरे को कम्युनिकेशन स्किल से, वो कह रहा था सर ये दोपहर को नजदीक हो जाता है, सुबह दूर होता है, ऐसा कुछ कह रहा था। अगर इस तरह की लैंग्वेज आपने पेपर में लिख दी तो बिल्कुल कट। मैंने स्पेशल मेंशन करा है d1 इक्वल टू d2, डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं। लेकिन एटमॉस्फेयर ने लाइट ने एटमॉस्फेयर के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करा
मॉर्निंग और इवनिंग में 21 किलोमीटर, दोपहर को 8 किलोमीटर। ये बहुत बड़ा फर्क। और ऊपर से आपको ये चीज नहीं पता थी, तो दोनों चीजों को क्लब करके अब आपको अच्छे से समझ आया कि मॉर्निंग और इवनिंग सन ऑरेंज रेड होता है। कितने बच्चों को लगता है अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं अब 3 मार्क्स का, बाय मॉर्निंग एंड इवनिंग सन इज ऑरेंज, आफ्टरनून सन इज व्हाइट इन कलर, वो इसका सक्सेसफुली आंसर लिख पाएंगे? कितने बच्चों को लगता है? रेज योर हैंड। बहुत अच्छे बेटे। एक सजेशन है आपको, आप इसका फिगर भी जरूर बना देना पेपर, ठीक है? अब एक प्यारी सी गुड़िया ने मेरे को बोला था, सर मेरे को डाउट है, फिर स्काई का कलर के बारे में वो बात कर रही थी। ध्यान से सुनना बच्चों, आपके पास ये, अच्छा एक चीज और, एक बार 10th क्लास में बोर्ड के क्वेश्चंस में आया था कि इंसान एरोप्लेन के अंदर है और दोपहर का वक्त है या मॉर्निंग का वक्त है, लेकिन उसका एरोप्लेन 22 किलोमीटर की हाइट पर है जमीन से, तो उसको सन कौन से कलर का दिखेगा सुबह सुबह? अगर एरोप्लेन 22 किलोमीटर पे हाइट पर उड़ रहा है सुबह सुबह, तो क्या वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं हो गया? यस हो गया, क्योंकि कर्वेचर वाला भी 21 किलोमीटर बन रहा था। तो अगर 21 किलोमीटर के बाहर जाकर मॉर्निंग में या इवनिंग में आप सन को देखोगे बच्चे, तो वो व्हाइट दिखेगा, क्योंकि वहां स्कैटरिंग का चक्कर ही खत्म हो गया, सारे कलर आपकी आंखों में आ रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं? ये भी एक बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था लगभग 6 साल पहले, ठीक है? अब इधर आ जाओ वापिस। टीचर ने अपने बच्चों को ये सिखाया, विबग्योर, विजिबल रीजन। अब जरा ध्यान से सुनो, सभी बच्चों को इनके नाम पता है, ठीक है? लेकिन ये 3 कलर देखो, VIP, आई एम नॉट सेइंग VIP, आई एम सेइंग वायलेट, इंडिगो, ब्लू। एक इसमें कपड़े धोने के नील जैसा रंग है, एक इसमें बैंगनी रंग है, और एक इसमें ब्लू रंग है। तो ये तीनों कलर्स जो है बेटे, तीनों कलर्स आपस में बहुत नियर बाय कलर्स है, नियर बाय कलर्स, यानी अगर आपस में ये मर्ज भी कर जाए तो डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, अगर इन तीनों कलर को मैं मोटे तौर पर ब्लू लाइक बोल दूं, ब्लू लाइक, कोई बच्चा कहता है सर वायलेट लाइक क्यों नहीं बोला, इंडिगो लाइक क्यों नहीं बोला, ब्लू लाइक क्यों बोल रहे हो? इसलिए 2 बातें हैं, एक तो इंसानों की ब्लू कलर से इंटरेक्शन ज्यादा है, दूसरा सभी बच्चों को लगता है इन कलर्स के जो बैंड होते हैं, जो विड्थ होती है वेवलेंथ की, वो सोचते हैं सभी की बराबर है। नहीं बेटे, किसी की ये विड्थ वेवलेंथ यहां से यहां तक वायलेट की कभी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, ऐसे ऐसे होता है। तो इन तीनों कलर में ब्लू कलर की कंटेंट, विड्थ कंटेंट ज्यादा होती है, तो इस तीनों को ब्लू कलर, ब्लू लाइक सेट बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस तरफ को आते आते वेवलेंथ डाउन आती थी, आपको पता है, तो रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ती थी। अब टीचर ने क्या सिखाया आपको? स्कैटरिंग मैग्नीट्यूड रेल्फ क्राइटेरिया के मुताबिक टीचर ने सिखाया 1/λ की पावर 4। इसका मतलब यह हुआ जिसका वेवलेंथ सबसे कम होएगा वो कलर सबसे ज्यादा बिखरेंगे। इसका मतलब है वायलेट सबसे ज्यादा बिखरेगा, उससे थोड़ा सा कम इंडिगो बिखरेगा, उससे थोड़ा सा कम ब्लू बिखरेगा। तो ये ब्लू लाइक का जो सेट है, इसका बिखराव, इसकी स्कैटरिंग, इसकी डिस्पर्शन मैक्सिमम है। अब ध्यान से सोचो, अगर मेरे पास एक व्हाइट शीट हो, उसके ऊपर मैं रेड इंक में अपनी उंगली डाल के ऐसे छिटक दूं, वो सबसे कम बिखरता है, ऑरेंज उससे थोड़ा ज्यादा बिखरता है, येलो थोड़ा ज्यादा। तो एक तो ये तीनों कलर सबसे ज्यादा बिखरेंगे,
व्हाइट शीट के ऊपर से इनकी कंटेंट भी ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये 3 कलर हैं, इनकी कलेक्टिव परसेंटेज ओवरऑल बिबिग्योर रीजन में कलेक्टिव परसेंटेज ऑफ ब्लू लाइक रीजन ज्यादा हो गया, ऊपर से स्कैटरिंग ज्यादा, इसलिए व्हाइट शीट के ऊपर मैक्सिमम दाने ब्लू लाइक कलर के होंगे। अब अगर व्हाइट शीट को आप रिप्लेस कर दो स्काई से, और ये जो मैं इंक के स्पॉट्स बोल रहा था इसको रिप्लेस कर दो आप सन से आने वाले 3 कलर से, तो व्हाइट कलर के कंट्रास्ट के ऊपर सबसे ज्यादा बिखरा हुआ कलर कौन सा है? VIB। तो यहां से आप कह सकते हो कि दैट इज बाय स्काई कलर इज ब्लूइश इन नेचर। जिन बच्चों को ये समझ आ गया अच्छे से व्हाई द स्काई इज ब्लूइश इन नेचर, वो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको समझ आ गया बेटे। झूठ बोल, जो बच्चे को समझ नहीं आया वो हाथ नीचे रखेगा, जिसको समझ आ गया। एक बार मैं पूछ रहा हूँ 10th C क्लास से, जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। 10th C, इसका मतलब ये हुआ यू नीड अनदर एक्सप्लेनेशन। 10th B को भी, A को भी समझ आ गया, C को भी, C वाले बच्चों को नहीं समझ आया, पता नहीं क्यों। अब सुनो बेटे, ये 7 कलर हुए, इनमें से ये ब्लू लाइक हो गया, ध्यान से सुनो, इसको हम लिख देते हैं ब्लू लाइक। ब्लू लाइक में बेसिकली 3 कलर ले ली, वायलेट, इंडिको, ब्लू। ये ब्लू लाइक, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, ये रेड, इधर को जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है। इसका मतलब सबसे कम किसकी वेवलेंथ हुई? ब्लू लाइट की। और याद रहे इसकी परसेंटेज कंटेंट भी ज्यादा है। कैसे पता लगा? क्योंकि अल्टीमेटली ये 3 कलरों से बनी हुई है। एक तो इसकी परसेंटेज कंटेंट पूरे व्हाइट रीजन में ज्यादा है, दूसरा इसकी वेवलेंथ कम होने से इसका बिखराव ज्यादा होएगा, तो ये ज्यादा जगह पर फैल जाएगी। तो आसमान के कंट्रास्ट में ये ब्लू लाइक रीजन सबसे ज्यादा स्कैटर कर गया। दैट इज बाय स्काई इज ब्लूइश इन नेचर, ब्लूइश इन कलर। अब जिन बच्चों को समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। सच बोलना बेटा, अगर सुस्ती करोगे ना तो जिस बच्चे की सुस्ती करता है उसको समझ आ गया पर हाथ नहीं निकालना, उसको तो समझ लो टीचर एक बार कह ही देता है कि इसका अच्छा ही ना हो। चलो गुड, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों को मैंने कामयाबी से बताया सन वाला और स्काई वाला। ठीक है, कलरफुल रीजन के बारे में बात करी, इसको भी मेमोरी में डालते हैं। अब मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज इन योर एज, आपसे 2 साल बड़ा था, तो जब टीन एज होती है ना +2 में, तो पता नहीं बॉयज को क्या होता है उस टीन एज में, हम बॉयज को ना बुलेट मोटरसाइकिल बहुत पसंद आता है। तो मैंने भी उस एज में जिद करके फादर साहब से बुलेट मोटरसाइकिल ले लिया +2 में। तो उसके बाद मेरे टीचर ने ये चीज मेरे को पढ़ाई क्लास में, +2 के सिलेबस में भी है ये। तब मैंने अपने जो बाइक का व्हील कवर होता है, उस व्हील कवर में न्यूटन डिस्क लगा दी। न्यूटन डिस्क आप सभी को पता है, इनमें सारे कलर आ जाते हैं। अब ये जब मेरा बाइक खड़ा होता था तो इसको 7 कलर दिखते थे व्हील में। जैसे मैं बाइक को चलाता था तो यहां से पड़ने वाली लाइट जब ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही है, यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ मेरे बाइक को देख रहा है, तो उसको वायलेट भी दिखता है, इंडिगो, सारे कलर्स कलेक्टिवली दिखते हैं। सारे कलर कंबाइन हो गए, बोलो उसको व्हील कवर कौन सा दिखेगा? जब सारे कलर, जब व्हाइट कलर टूटने के बाद 7 कलरों में टूट सकता है, तो जब सारे कलर आपस में मिक्स होंगे जाके तो वो व्हाइट कलर दिखेगा। उसको बिल्कुल व्हाइट व्हील कवर दिखते थे मेरे बाइक के। और जैसे ही बाइक स्लो होता था वो सफेद कलर
धीरे धीरे 7 कलरों में अलग अलग दिखने लग जाते। तो दैट वाज वेरी, और वो मेरे से पूछते थे यार ये कैसे करा कैसे करा, एंड आई वाज फीलिंग इम्पोर्टेंट। उस टाइम थोड़ा टीन एज में होता है ना शो ऑफ करने का शौक, तो यार मेरे को इतने दोस्त पूछ रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स, राइट। सो टीचर ने इनडायरेक्टली आपको क्या बताया कि न्यूटन डिस्क जो होती है जिसमें 7 कलर होते हैं, उसको अगर स्पीड से घुमा दिया जाए तो वो 7 कलर नहीं दिखेंगे बल्कि व्हाइट लाइट दिखेंगे। यानी यहां से ये कंफर्म हो गया, व्हाइट लाइट हैज 7 कंस्टिट्यूएंट्स बाय द नेम विबग्योर। जिन बच्चों को ये न्यूटन डिस्क समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश। इसका मतलब मैंने आपको ये भी बता दिया। याद रहे अभी तक आपके तीनों सेक्शनों के 4 बार क्रॉस लग गए, 3 बार टिक लग गए। अब मैं आपसे नया क्वेश्चन पूछता हूं बेटे, शाबाश। देखते हैं टिक मिलता है या क्रॉस मिलता है। एक बात याद रहे, 40 प्लस लगभग 40, 120 बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जबकि असली पेपर में आपने अपना पेपर इंडिविजुअल लेवल पर देना है। फिर भी ये हाल है, ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो। यू आर लेफ्ट विद ओनली 60 डेज, कैलकुलेट कर लेना जाके। प्रैक्टिकली आपके पास 60 डेज है, फिर प्रैक्टिकल भी होने हैं बीच में, संडे भी निकलने हैं। अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो मेरे बच्चे, शाबाश। अब मेरा अगला क्वेश्चन, जो ह्यूमन आई है उसका जो रेटिना होता है उसके ऊपर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी मदद से इंसान ये कहता है कि मेरी कलर्ड विजन है, मैं जो चीज जिस रंग में है उसको देख पाता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखता। सर रॉड्स एंड कोन्स। ना मैं, एक ही चीज होती है बेटे दोनों में से, अगर सही जवाब दोगे तो आंसर मार्क्स दूंगा। रॉड्स। और या कौन, सर कोन। मैं अलग अलग जवाब दे दूंगा। जिन, अगर कोई बच्चा कहता रॉड्स और कौन, जो बच्चा कहता है रॉड्स वो 1 नंबर दे दो, 1 फिंगर खड़ी करो। जो कहता है कौन 2 फिंगर। अब अगर 3 सेक्शनों में से 2 का ठीक हो गया ना तो मैं आपको सही दूंगा। बताओ ए सेक्शन क्या कहता है, 1 फिंगर या 2 फिंगर, व्हाट इज योर आंसर। 10th ए के बच्चे नहीं दे रहे आंसर भाई, तो वो इतना भी नहीं ऐसे बोल के देना ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर रॉड्स कह रहे हो तो 1 फिंगर से ऐसे बता दो, कौन कह रहे हो तो डबल कर दो। ए सेक्शन, ए सेक्शन देख लो, आप अपना आंसर देख लो, क्लास में मिक्स आ रहा है। बी सेक्शन, बी सेक्शन व्हाट इज योर आंसर। बहुत अच्छे, बी सेक्शन सबका सही है बेटे, वेरी गुड। सी सेक्शन, सी सेक्शन का भी सही है। ए सेक्शन थोड़ा सा कमजोर निकला, मिक्स आंसर दिया। इसका आंसर है बेटे कौन्स, ठीक है, इसलिए मैं आपको टिक देता हूं। 3 में से 2 क्लासों ने बताया। अब इसका मेमोरी टूल सुन लो, ध्यान से सुना। जो हमारा रेटिना होता है, अब आज के बाद बोलोगे नहीं, जो हमारा रेटिना होता है उस रेटिना के ऊपर 2 तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स। पहले तो यही क्वेश्चन होता है सर ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो फोटो सेंसिटिव वर्ड है ये इंग्लिश के 2 वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया। एक का नाम है फोटोन और दूसरे का नाम होता है सेंसिटिविटी। सेंस से बना बेटा, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता। फोटोन का मतलब होता है एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट, एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट। तो कुदरत ने हमारे रेटिना के ऊपर लाइट के पड़ रहे एनर्जी पैकेट को सेंस करने के लिए 2 खास तरह के सेल्स दे रखे हैं। उन दोनों सेल्स को रॉड्स एंड कॉन से जाना जाता है। लेकिन
ये वाले जो होते हैं ना रॉड्स, ये एनिमल्स के पास होते हैं, पर ये दोनों ह्यूमंस के पास होते हैं। एनिमल्स के पास कॉन्स नहीं होते, ह्यूमन के पास दोनों होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इनमें से जो सी वाला है, सी वाला ध्यान से सुनो, मेमोरी टूल सुनो, सी वाला यानी कॉन्स, वो चीजों को कलर्ड देखने में मदद करता है। समझदार बच्चा इसको ऐसे ही लिख लेगा मेमोरी टूल कि सर ने सी को कॉमन कर दिया था, कौन सी वाली चीज कलर्ड देखने में मदद करती है। ठीक है, लेकिन बेटे अब देखो मैं बोर्ड के ऊपर एक चीज दिखाता हूं, ये भी एक रेड कलर है, ये भी एक रेड कलर है, और ये भी रेड टाइप ही समझ लो, चलो ठीक है, लेकिन ये तीनों रेड कलर दिख रहे हैं। इसको इन तीनों का जो लाल कलर का दिखना है वो कौन मदद करेगा, कौन। लेकिन उन तीनों में आगे जो डिस्टिंक्शन करनी है, कौन सी डिस्टिंक्शन, कि ये वाला जो है वो डल रेड है, और सेंटर वाला जो है क्रिम्सन रेड है, और ये लगभग ब्राउनिश रेड है। ये एक ही कलर में जो डिफरेंट शेड्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए कौन मदद करता है, रॉड्स करती है। यानी कि रॉड्स जो होती हैं वो ब्राइटनेस गाढ़ा या डिम दिखाती हैं, और जो बेटे अपने पास कौन कलर कौन होती हैं वो कई कलर्स देखने में मदद करती हैं हमारी। इसीलिए इंसानों की जो विजन होती है उसको बोलते हैं कलर्ड विजन, पर्सन विद कलर्ड विजन। लेकिन जो जानवर होते हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, बुल है, मैं स्पेशली बोल रहा हूं बुल भी है, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखता है बस, क्योंकि उनके पास कौन होती नहीं है, उनके पास तो सिर्फ रॉड्स होती हैं एनिमल्स में। इसीलिए उनकी विजन को मोनोक्रोम विजन बोलते हैं। मोनो मैंने सिंगल, क्रोम मैंने क्रोम मीन्स कलर से लिंक्ड, ब्लैक या ब्लैक कलर है या नहीं है, व्हाइट कलर है या नहीं है, व्हाइट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ब्लैक दिख रहा है। आगे समझ बेटे, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंसान को छोड़कर किसी भी जीव में इतनी बढ़िया आई नहीं है जो इतने सारे कलर्स को देख सके। क्लियर है, मैक्सिमम में मोनोक्रोम है। कोई कोई एनिमल कोई दूसरा माड़ा मोटा कलर देख सकता है, जैसे मछलियों को येलो कलर दिख जाता है, थोड़ा बहुत एक आधा कलर दिख जाता है उनको। पर एक जीव ऐसा है जिसकी आंख इंसान के लगभग बराबर है, उसका नाम है चिंपांजी। तो इस इंसान को कुदरत ने इतनी बढ़िया कलर्ड विजन अकेले इसको क्यों दी, ये आज तक अभी साइंटिस्ट को नहीं समझा। दिस इज द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, येट दे आर थिंकिंग ओवर। लेकिन इंसान के पास कलर्ड विजन बेस्ट है, इतनी बेस्ट है, इतनी बेस्ट, लेट मी टेल यू। कलर्ड कैमरा बनाने के लिए, हैंडी कैम बनाने के लिए, रिकॉर्डिंग कैमरा बनाने के लिए सबसे बढ़िया कंपनी है सोनी, और इसके लगभग इसके कैमरास 12,000 कलर, अलग अलग कलर्स को पकड़ सकते हैं इसके कैमरास। लेकिन इससे 7 गुना ज्यादा मल्टीप्लाइड बाय 7 इंसान की आंख पकड़ सकती। इसलिए कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ मोस्ट एडवांस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ना आपने माइक्रोस्कोप बोलना है, ना टेलीस्कोप बोलना है, ना कैमरा बोलना है, ना पेरिस्कोप बोलना है, ना कुछ और बोलना है, आपने बोलना है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से बढ़िया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं बना।
तो जो बच्चे अपनी नजर को बिल्कुल सही रखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सर की तरह उनके स्पेक्स ना लग जाए, उनको दूर की चीजों जरूर देखनी चाहिए और उनको नंगे पैर जरूर खेलना चाहिए। जो बच्चा मेरी ये दो बातें मानेगा, देखो मैं ओपन क्लास में कह रहा हूँ, दूर की चीजें, चांद को देखो, पक्षियों को देखो, बिजली की तारों को दूर तक देखो, पेड़ों की बाउंड्री को देखो और नंगे पैर खेलो। जो बच्चा इन दो बातों को करेगा उसके स्पेक्स नहीं लगेंगे। ये मैं बता दिया, ओपन बता रहा हूँ क्लास में, ठीक है। कल को कोई टीचर, कोई और बंदा मेरे को चैलेंज भी कर सकता है रिकॉर्डिंग करके, ऐसे कैसे कह दिया आपने, तो मेरे पास इसके अथेंटिक प्रूफ है। जो बच्चे अपनी आंखों को ठीक करना चाहते हैं ये दो बातें करें, और जिनके स्पेक्स लगे भी हुए हैं वो भी इन दोनों चीजों को फॉलो करेंगे। हो सकता है 21 साल से पहले पहले आपका चश्मा उतर जाए, ठीक है। कोई बच्चे कहते हैं ऑपरेशन के बिना चश्मा उतरता नहीं, लेकिन ये दोनों काम मैंने अपने मदर को करवाए, उनका भी चश्मा उतर गया। अब मेरा को पता नहीं क्यों नहीं उतरा, अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हुआ बेटे कलर्ड वर्ड, ठीक है। अब और बताओ मेरे को, वो कौन सा, अभी तक आपके कितने बेटे, क्रॉस 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 क्रॉस, टिक 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 टिक, और मेरा ख्याल है ये क्रॉस था आपका आखिरी वाला ना, टिक हो गया था, बराबर हो गए थे। अब एक और क्वेश्चन, शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाता। आंख के रेटिना के ऊपर, ध्यान से सुन लेना, उल्टा पुल्टा जवाब मत देना, पूरा क्वेश्चन सुनना। आंख के रेटिना के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके ऊपर वो इमेज बनता है जिसको आंख प्राइमरीली देख रही होती है, फोकस्ड होती है। जैसे मैं आपकी क्लास में आया, सारी क्लास बैठी है, तो मैंने रोल नंबर 10 को खड़ा करा, बेटे प्लीज स्टैंड अप। बच्चा खड़ा होता है तो मैं उससे पूछता हूं, हाउ कैन यू से ह्यूमन आई इज द बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मेरा फोकस कहाँ है, उस 10 रोल नंबर वाले बच्चे के फेस पर है। इट डज नॉट मीन कि उसके आसपास वाले बच्चे मेरे को नहीं दिख रहे हैं, उनका इमेज नहीं दिख रहा आंखों में, उनका भी पड़ रहा है, पर प्राइमरीली मेरी आंख किसके ऊपर फोकस्ड है, उस बच्चे के फेस पर, रोल नंबर 10 के। उस बच्चे का फेस रेटिना के एक खास पॉइंट पर जाकर बनता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट ऑन द रेटिना। शाबाश। सर येलो स्पॉट। और कोई बच्चा, ब्लाइंड स्पॉट। ना बेटे ब्लाइंड स्पॉट नहीं। एक सेक्शन ने जवाब दे दिया, एक ने गलत दिया, एक ने सही दिया। सर 10th बी का जवाब क्या है, सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। there is a one single point on the retina upon which the image of that object will be formed, upon which the eye is primarily focusing. अगर मैंने यहां पर एक डॉट लगा दिया, एक यहां पर स्क्वायर बना दिया, यहां ट्रायंगल बना दिया, लेकिन मैं डॉट को देख रहा हूं, तो डॉट का इमेज मेरे को सबसे बढ़िया दिख रहा है आंख के ऊपर। इट डज नॉट मीन ये भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये मैं फोकस इसके ऊपर कर रहा हूं, इसका इमेज आंख के रेटिना के ऊपर एक खास पॉइंट पर बनेगा, उस पॉइंट का नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। तो बेटे मैं बताना चाहूंगा 10th बी इसका जवाब गलत दे सकी, ब्लाइंड स्पॉट कहती है। 10th सी इसका जवाब गलत दे सकी, तो दो क्लासों का गलत हो गया, गलत माना जाएगा। लेकिन 10th ए ने इसका जवाब सही दिया, शाबाश। इसको बोलते हैं, बायो में बोले तो सेंट्राफोबिया, और अदरवाइज आप इसको येलो स्पॉट बोल सकते। सेंट्राफोबिया करके अगर याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, शाबाश। अगर टी दो क्लासें सही होती तो मैं इसको आपको टिक देता, राइट। ब्लाइंड स्पॉट तो वो होता है जहां से रेटिना और ऑप्टिक फाइबर आपस में जुड़ती हैं, वहां पर रेटिना की स्क्रीन ही नहीं होती।
अगर किसी बॉडी का इमेज वहां पर बन जाएगा तो वो, क्योंकि रेटिना की स्क्रीन ही मिसिंग है, यहाँ से रेटिना डायरेक्ट ऑप्टिक फाइबर से होते हुए ब्रेन को जाती है, तो यहाँ स्क्रीन नहीं है, तो जो इमेज यहाँ बनेगा किसी ऑब्जेक्ट का वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो ये हर इंसान की आंख में होता है, इसलिए सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर, विराट कोहली जैसा प्लेयर भी ये नहीं कह सकता मैं आउट नहीं होऊंगा, क्योंकि जब भी वो बैटिंग करेगा हजारों बॉलें आएंगी, कभी ना कभी बॉल का इमेज इस पॉइंट पे पड़ जाएगा। जैसे उसका फेस लेट हो गया एडजस्ट करने में, इमेज यहां हो गया, उसका शॉट गलत लग जाएगा, कैच उठ जाएगा। उसने बॉल का इमेज बनाना होता है यहाँ पर सेंटर ऑफ ओविया पर, ताकि बेस्ट बॉल दिखे, लेकिन ये कई बार आंख एडजस्ट करने में लेट कर जाती है, तो जैसे ही ब्लाइंड स्पॉट पर दिखा वो लड़के को बॉल दिखती नहीं, कभी कभी तो चोट भी लग जाती है बैट्समैन के। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी कलर से लिंक्ड बातें थी, ये भी आपको समझ आई। ठीक है बेटे, अब देखो आपके पास हमने इतनी सारी ये नॉलेज शेयर करी, अब आपके पास असाइनमेंट निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। इस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ पहले, क्वेश्चन नंबर 20। कौन बच्चा बताएगा ये क्या फिगर दिखा रखा है? शाबाश। 20 में क्या फिगर दिखा रखा है? हाइपरमेट्रोपिया। बच्चे कह रहे हैं सर ये हाइपरमेट्रोपिया है। कोई क्लास में अगर इसकी सही डेफिनेशन दे देगा तो मैं आपको टिक दूंगा। याद रहे 5 बार क्रॉस हो चुके हैं, क्रॉस हो गए, ये हो गया। एक मिनट, वेट वेट वेट, एक भी बच्चा इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देगा, एक भी बच्चा, तीनों क्लासों में एक भी बच्चा अगर सही क्लास दे देगा मैं टिक दे दूंगा, लेकिन सोच समझ के बोलना फिर। शाबाश। नाउ टेल मी व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? Sir, hypermetropia is also known as farsightedness. A person cannot see nearby object clearly but see far by objects clearly. एक बच्चे ने 10th बी का जवाब आ गया मेरे पास, बाद में बताऊंगा सही है। और कोई बच्चा 10th ए में, 10th ए में एक भी बच्चा? Sir, it is a defect of vision in which a person can see far by objects clearly but cannot see nearby objects clearly. ओके, और कोई बच्चा 10th सी में? तो 10th ए ने ट्राई करी, 10th बी ने भी ट्राई करी, 10th सी तो सरेंडर कर गया बिल्कुल। Sir, the focal length of eye lens become too short, become too long. Sorry. अच्छा, तो फिर उससे क्या होगा? So the eyeball become too small, so it will not form the image properly. कौन सी चीज का इमेज? दूर वाली के पास वाली? सर नियर वाली दिखेगी प्रॉपरली, जो नियर वाली नहीं दिखेगी, जो पास वाली वो दिखेगी प्रॉपरली। बैठो। बाद में सी वाले एक बच्चे ने जवाब दिया, हिंदी में दिया, बेटे कोशिश करो तो इंग्लिश में देने की। अब मैं इसका स्कोर आपको दूंगा, लेकिन एक मैं कंडीशन देता हूं। सच बताऊं बेटे, तीनों क्लासों में से एक भी बच्चे ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना 100% करेक्ट, वो नहीं दी डेफिनेशन, पर नियर बाय दी। ध्यान से सुनो, 10th बी में एक बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला सर हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक की चीज नहीं दिखती, दूर की चीज दिखती है क्लियरली। ये तो गलत, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखता नहीं, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, कहता वो डिफेक्ट है। ये तो बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन। नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखता नहीं ऐसा नहीं है, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखता तो है लेकिन वो ब्लर्ड दिखता है, ब्लर्ड ये वर्ड यूज करना है, धुंधला दिखता है।
कोई बच्चा कहता है दिखता नहीं, क्या तो फिर अंधा ही हो गया वो, तो नजदीक से फिर नजदीक वाली चीजें धुंधली दिखेंगी, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखेंगी, डिस्टिंक्टली, ये वर्ड यूज करने हैं। उड़ता हुआ पक्षी बिल्कुल क्लियर दिखेगा, न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ टेक्स्ट ब्लर्ड दिखेगा, तब ये हाइपरमेट्रोपिया। और 10th सी में एक बच्चे ने हिंदी में जवाब दिया था, बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने, तो साथ में रीजन भी बताया, बेटे शाबाश आपको, तो आपको स्कोर दिया जाता है। पर आपने इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है? हाइपरमेट्रोपिया इज दैट आई डिफेक्ट in which the person can see the distinct far situated object very distinctly, but nearly placed objects as blurred. ऐसे नहीं लिखना कभी भी, कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। हमें पेपर चेकिंग की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, 7 साल पेपर चेक करें सीबीएसई, वो कहता है अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट को किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया ना कैन नॉट, तो उसका कट करके 0 नंबर दे। उसने तो अंधा ही बना दिया, कैन नॉट। ब्लर्ड लिखना, ब्लर्ड, ठीक है। तो इसके अपोजिट जो वर्ड है बेटे वो है मायोपिया। मायोपिया में क्या है? फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखेंगे, ब्लर्ड, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट और क्लियर दिखेंगे। अब जितने भी बच्चे आपकी क्लास में स्पेक्स वाले बैठे हों, मैं गारंटी से लिख के देता हूं उनको मायोपिया हुआ होगा, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती उनको बिना चश्मे के, जबकि उनका रोज का काम क्या है? पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो नजदीक लोग सोचते हैं इतना बड़ा पढ़ाकू है, चश्मे लगे हुए हैं, नजदीक की नजर कमजोर होगी। नो, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स आर वेरी मच हैबिचुअल। जिस तरह की इसके ऑर्गन को आदत डाल दो उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं, दूसरे में कमजोर हो जाते हैं। तो जिन बच्चों को दूर देखने की आदत हट की होती है, चांद को नहीं देखते, स्टार्स को नहीं देखते, पक्षियों को नहीं देखते, उनको पूछो पिछली बार आपने उड़ते हुए पक्षी कब देखे थे? ऐसे, वो मैंने पिछले जन्म में देखे, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों का मायोपिया हो जाता है, उनको दूर की चीजें देखो, राइट। अब ये देखो, कुदरत ने मेरे को दोनों हाथ दिए, राइट, ब्रेन दोनों हाथों से कनेक्टेड है, इक्वल नॉलेज है, लेकिन ये राइट हैंड ऐसे फटाफट लिखता है, और लेफ्ट को बोल दो तुम भी लिख लो, तुम्हारे पास भी प्रॉपर नॉलेज है, नहीं लिख पाता। बिकॉज ह्यूमन ऑर्गन्स आर हैबिचुअल, ऑर्गन मेमोरी होती है, जैसी प्रैक्टिस कराओगे उसमें एफिशिएंट हो जाएंगे, दूसरे में कमजोर हो जाएंगे। गॉट इट? चलो अब देखो बेटे, इसके अंदर फटाफट से हम पीछे से क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे से हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसी पे बात करेंगे, मैं सिलेक्टिवली कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन, लास्ट शीट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रा दी वेल लेवल डायग्राम टू शो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द मॉर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये हम और 10 ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है बेटे। दूसरी बात, व्हाइट स्काई, व्हाइट अपीयरेंस ऑफ सन व्हेन इट इज ओवरहेड, दोपहर के वक्त सन जो है सफेद दिखता है, ये भी हम कर चुके हैं। विल दिस फिनोमेना बी ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, क्या ये फिनोमेना, ये थर्ड पार्ट का कौन आंसर देगा बेटे? शाबाश। लास्ट असाइनमेंट के लास्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, कौन आंसर देगा इसका? शाबाश। Sir, no. वेरी गुड, वेरी गुड। 10th ए ने बहुत अच्छा सबसे पहले आंसर दिया। 10th क्लास ए क्लास कहती है सर जो एस्ट्रोनॉट है ना मून के ऊपर, उसको ये ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगी। कौन बच्चा इसका कारण बताएगा क्यों नहीं होंगी? Sir, because there is no atmosphere and space to scatter light. अच्छा, 10th सी में एक सरदार बच्चा हाथ खड़ा कर रहा था, बेटे आप बताओगे? Sir, no, this phenomena will not be observed by an astronaut because
Sir, there is no scattering of white light in the sir in the universe. Sir, वो No. because there is no atmosphere, so क्या there. बात है, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। 10th ए की गुड़िया ने और 10th सी के इस 100% सही आंसर दिया। 10th बी में भी कोई बताना चाहते हैं? क्योंकि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। अगर एटमॉस्फेयर है नहीं है तो पार्टिकल नहीं है, तो पार्टिकल है नहीं है तो स्कैटरिंग कैसे होएगी लाइट की? स्कैटरिंग होनी चाहिए, और स्कैटरिंग का भी नियम है, एक ध्यान से सुनो नियम क्या है। ये अगर वेवलेंथ है, ये अगर वेवलेंथ है बेटे, इस वेवलेंथ का साइज देख लो, और ये अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर के एक पार्टिकल का डायामीटर देख लो। अगर ये डायामीटर और वेवलेंथ आपस में अप्रोक्सीमेटली सेम है या एग्जैक्टली सेम है, तब ही स्कैटरिंग होएगी, देन ओनली स्कैटरिंग होएगी। अगर ये डी लैम्डा से काफी बड़ा है तो भी स्कैटरिंग नहीं होगी, अगर ये डी लैम्डा से बहुत छोटा है तो भी स्कैटरिंग नहीं होगी। तो ऐसा देखा गया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल का साइज है, डस्ट का पार्टिकल, ऑक्सीजन का पार्टिकल, नाइट्रोजन का पार्टिकल, वो इस कंडीशन को पूरा करते हैं, इसीलिए स्कैटरिंग हो पाती है। ये स्कैटरिंग की कंडीशन है। जब एक बार स्कैटरिंग हो जाए उसके बाद फिर टीचर ने लिखाया था स्कैटरिंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/λ/4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर बाद में ये कंडीशन पहले पूरी होनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो मून पे तो एटमॉस्फेयर ही है नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं तो ये कंडीशन लगाने का मतलब ही नहीं। ओके, अब आपका टाइम आज ओवर हो गया, तो आपने देखा मैंने कितना आज आपको करवा दिया बेस, इसका अच्छे से आप करके आना, और अगले लेक्चर में मैं असाइनमेंट भी डिस्कस करूंगा। जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है वो एक बार ऐसे वेव करके मेरे को फीडबैक दे दो बेटे, मेरे को भी फीडबैक। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू टू द टीचर्स प्रेजेंटली कोऑपरेटिंग मी बाय गिविंग द ड्यूटी in keeping discipline. वो बस गलती से ना नहीं, अभी मैम कह रहे अभी जितनी है वो 1.5 घंटे की है। हाँ हाँ, कल का तो मैंने बोला था, बाकी मैम मुझे कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक में कंफर्म करना।
सर फिर मैम कह रहे रहने दो, बच्चे डिस्कनेक्ट। 1 घंटे नहीं लिखा हुआ, 1.5 घंटे लिखा हुआ उसमें। 1.5 घंटे लिखा है। कैसे फ्रंट पे ही देखते हैं ना हाँ वरना जी मैम। +1 and +2 की 10th ऑल्सो, मतलब फ्राइडे सैटरडे नहीं होती। ये 3 दिन के लिए और इधर ही आ जाओ, ये पढ़ाते हैं। और ऑनलाइन से चलो ऑफलाइन आ जाओ। तो ये 3 दिन मतलब यहाँ पर रहेंगे या अप डाउन है?